विज्ञान कक्षा 10 में आज अपन रासायनिक अभिक्रिया और उत्प्रेरक जो टॉपिक है उसमें आगे ले रहे उत्प्रेरकों के प्रकार में ऋणात्मक उत्प्रेरकों के बारे में जैसे अपन ने कल बातचीत की थी कि उत्प्रेरकों को उनकी अवस्था के आधार पर हमने दो भागों में बांटा था। एक था समांगी और दूसरा था विषमांगी विषमांगी उत्प्रेरण के नाम से या उत्प्रेरक के नाम से, और उनके जो क्रिया है उसके आधार पर इनको चार भागों में बांटा गया था। धनात्मक उत्प्रेरक के बारे में कल अपन ने जानकारी ले ली थी। आज अपन लेते हैं जानकारी ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को धीमा करने का कार्य करते हैं, यानी अभिक्रिया पहले से हो रही है और इनकी थोड़ी सी मात्रा डालने पर अभिक्रिया का वेग है वो कम हो जाता है। इस प्रकार के उत्प्रेरकों को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अपने घर में दूध गर्म हो रहा है और दूध में उफान आ रहा है, अचानक अपन देखते हैं पानी के छींटे मारते हैं, दूध क्या होता है वापिस बैठ जाता है। इसका मतलब दूध यहाँ पे क्या कर रहा है? एज ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहा है। हालांकि इसको अपन रासायनिक अभिक्रिया से नहीं जोड़ रहे, परंतु इस प्रकार से उदाहरण को अपन समझ सकते हैं कि जिनमें किसी पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा डालने पर यदि अभिक्रिया का वेग धीमा हो जाता है या अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अपन जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक के नाम से वहां पे जानेंगे। अर्थात उस पदार्थ को जिसकी मात्रा डालने पर अभिक्रिया का वेग कम हो गया उसको अपन यानी अभिक्रिया के वेग को धीमा करने का कार्य ये करते हैं। तो जैसे अपन उदाहरण लेते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब अपन अपघटन करवाते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे O2 गैस बाहर निकलेगी तो H2O प्लस O2। ये अभिक्रिया काफी तेजी से होते हैं। इसका मतलब H2O2 का संग्रहण बराबर नहीं हो पा रहा क्योंकि इतनी स्पीड से O2 बन जाएगी कि O2 की पर्याप्त मात्रा हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ग्लिसरॉल डाल देते हैं, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जिसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, इसकी मात्रा डाल देंगे जिससे कि अभिक्रिया का वेग धीमा हो जाएगा और हमें धीमी गति से क्या होगी? ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती रहेगी। इसी प्रकार वायु द्वारा सोडियम सल्फाइड से को सोडियम सल्फेट में जब अपन बदलते हैं अर्थात सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में बदलते हैं यानी Na2SO3। सोडियम सल्फाइड की क्रिया किससे करवाते हैं? अपन O2 से करवाते हैं और O2 से करवाने पर क्या बनेगा? Na2SO4। सोडियम सल्फेट का यहाँ पे क्या होगा? निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया में अपन अभिक्रिया का वेग धीमा करने के लिए इसमें थोड़ी सी मात्रा में अपन क्या करते हैं? एल्कोहल डाल देंगे, यानी एल्कोहल की मात्रा इसमें क्या करेंगे? थोड़ी सी डाल देंगे। तो एल्कोहल क्या करेगा? यहाँ पे इसके अभिक्रिया का वेग क्या करेगा? धीमा करने का कार्य करता है। इसका मतलब यह भी किसका कार्य कर रहा है? एक ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म जो वायु की उपस्थिति में यानी वायु की जो ऑक्सीजन है उसके साथ में ये क्रिया कर लेता है और क्रिया करने से जो है अभिक्रिया काफी तेजी से होती है। तो ऐसी स्थिति में इसमें अपन क्या करते हैं? थोड़ी सी मात्रा में फिर एल्कोहल की मात्रा डाल देंगे। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3 के रूप में जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे हो रही है? O2 से हो रही है। इसमें अपन क्या डाल देंगे? एल्कोहल डाल देंगे। तो ये एल्कोहल भी क्या करता है? एक प्रकार से यहाँ पे भी ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी क्लोरोफॉर्म जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ में जब क्रिया करेगी तो क्या करेगी? फॉस्फिन गैस का निर्माण करेगी, यानी COCl2 जो फॉस्फिन गैस है, फॉस्फिन गैस का निर्माण करती है। एक विषैली गैस होती है जो हमारे लिए काफी नुकसानदायक है। तो धीमी गति से निर्माण हो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इसमें एल्कोहल की मात्रा डाल देंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? धीमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अपने आप जो क्लोरोफॉर्म O2 के साथ में अपने आप क्रिया करके फॉस्फिन बना लेता है, इसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? इसमें एल्कोहल की मात्रा डाल देते हैं जिससे कि ये पड़ा अपने आप ही क्लोरोफॉर्म जो है क्रिया नहीं करे, अर्थात इसकी सिद्ध क्रिया नहीं हो। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को धीमा करने का काम करते हैं उन सभी को अपन क्या बोलते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला आता है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः का मतलब अपने आप, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें हमें उत्प्रेरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात अभिक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं
उन पदार्थों का निर्माण होते ही अभिक्रिया का वेग अपने आप ही क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, उन पदार्थों को स्वतः उत्प्रेरक के नाम से जानेंगे, और अभिक्रिया जो होगी उसको बोलेंगे स्वतः उत्प्रेरण। स्वतः उत्प्रेरक अर्थात वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया में अपने आप ही बने हो, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला कोई पदार्थ है वो क्या करता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। जैसे एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5। एथिल एसीटेट जो है उसकी क्रिया जब H2O से होती है, पानी के साथ में क्या करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है। तो अभिक्रिया में क्या बनेगा, CH3COOH, एसिटिक अम्ल का निर्माण होगा, और साथ में क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा, ये बनेगा एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पे जो एसिटिक अम्ल बना, ये एसिटिक अम्ल जो बना वो क्या करेगा, यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे एथिल एसीटेट जो एसिटिक जो अम्ल यहाँ पे बनता है, ये इस अभिक्रिया में स्वतः उत्प्रेरक का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो क्रिया होगी उसका नाम होगा स्वतः उत्प्रेरण। क्या नाम होगा, स्वतः उत्प्रेरण। इसी प्रकार अपन एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, केमेनोफोर। ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है, यानी सामान्यतः जो अपन अभिक्रिया करवाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में केमेनोफोर से की क्रिया किससे करवाते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल से करवाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में केमेनोफोर की क्रिया किससे करवाते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल से करवाते हैं। केमेनोफोर प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया ऑक्सैलिक अम्ल की उपस्थिति में किससे करवा रहे हैं, हम केमेनोफोर से करवा रहे। तो इस अभिक्रिया में यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये प्लस का, ये Mn प्लस का है, O माइनस का है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का है। तो अभिक्रिया में सबसे पहले Mn है वो क्या करेगा, SO4 से क्रिया करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेन क्रिया किससे होगी, H2SO4 से होगी, ऑक्सैलिक अम्ल की उपस्थिति में होगी। तो अभिक्रिया में क्या बनेगा, MnSO4 बनेगा। मैग्नेस सल्फेट जैसे ही बनता है ये क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और अभिक्रिया क्या होगी, तेजी से संपन्न होनी प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा पदार्थ बनेगा K2SO4 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और साथ में किसका निर्माण होगा, यहाँ पे H2O का निर्माण होगा, प्लस हो जाएगा H2O। तो यहाँ पे बनने वाला MnSO4 जो मैग्नेस सल्फेट है वो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये किसका कार्य कर रहा है, स्व उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, अर्थात इस यहाँ पे अभिक्रिया स्व उत्प्रेरण की उपस्थिति में संपन्न होगी। तो जैसे एसिटिक अम्ल है, इसी प्रकार मैग्नेस सल्फेट है, ये किसके उदाहरण हो गए, स्वतः उत्प्रेरक के उदाहरण यहाँ पे हो गए। तीसरा जो आता चौथा आता है वो है जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम एक प्रकार से। तो वे पदार्थ जो जीवों की जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने का कार्य करते हैं, ऐसे पदार्थों को जैव उत्प्रेरक के नामों से जाना जाता है। अर्थात जीवों के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ या जीवों में पाए जाने वाले एंजाइम जो क्या करते हैं, उनकी जैव रासायनिक क्रियाओं को तेजी से संपन्न करवाने का कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन किसके नाम से जानेंगे, जैव उत्प्रेरक के नाम से जानेंगे। जैसे हमारी जो लार होती है, लार की मुख में जो लार में क्या होता है, टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को टाइलिन होगा वो स्टार्च को बदलेगा किसमें, माल्टोज श्रृंखला में। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज श्रृंखला में बदलने का कार्य करता है। इसी प्रकार यूरिया को, जो यूरियज है वो क्या करता है, अमोनिया में बदलने का कार्य करता है। यूरिया जो है, यूरिया को यूरियज एंजाइम जो है किसमें बदलता है, अमोनिया में बदलने का काम करता है। तो ये भी क्या हो गया, एक जैव उत्प्रेरक हो गया। टाइलिन भी क्या हो गया, एक जैव उत्प्रेरक हो गया। इसी प्रकार जैसे माल्टेज जो है, माल्टेज जो उत्प्रेरक है वो माल्टोज श्रृंखला को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। माल्टेज क्या हो गया, एक उत्प्रेरक हो गया। ये बदलेगा किसको, माल्टोज को। माल्टोज को किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। इसी प्रकार हमारे आमाशय में पाया जाने वाला पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। प्रोटीन को बदलेगा कौन, पेप्सिन किसमें बदलेगा, पेप्टाइड में बदलेगा। तो इस प्रकार से ये सब किसके उदाहरण हो गए,
जैव उत्प्रेरक के उदाहरण हो गए। इनको अपन अपने भाषा में एंजाइम की संज्ञा भी दे सकते हैं या इनको एंजाइमों के नाम से भी जाना जा सकता है। इस प्रकार से ये एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक के रूप में होंगे जो जीव में होने वाली क्रियाओं को संपन्न करवाने का कार्य करते हैं। तो ये थे उत्प्रेरकों के प्रकार। कितने प्रकार के होंगे क्रिया के आधार पर? 4 प्रकार के। कौन कौन से? धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और एक हो गया जैव उत्प्रेरक। परीक्षा में कई बार प्रश्न आ जाता है। काइलिन मुख्य लार में जो पाया जाता है एक जैव उत्प्रेरक है। ये किसी को किस में बदलता है? ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। प्रश्न आ गया स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? उत्तर क्या होगा? काइलिन। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थों का प्रयोग भी किया जाता है जो अभिक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करने का काम करते हैं। अर्थात उत्प्रेरक जो पहले से डाला हुआ है उस उत्प्रेरक की क्रिया को कम करने वाला या ज्यादा करने वाला। पहले था उत्प्रेरक जो क्रिया को कम ज्यादा कर रहा है, अब है उत्प्रेरक की क्रिया को कम ज्यादा करने वाला। इसका मतलब पहले से उत्प्रेरक डाला हुआ है उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम या अधिक करने वाले पदार्थ। तो इस प्रकार आधार पर एक तो होते हैं उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक हो गए, और एक होते हैं उत्प्रेरक विष। एक तो हो गए उत्प्रेरक वर्धक, एक हो गए उत्प्रेरक विष, दूसरे कौन से हो गए? उत्प्रेरक विष हो गए। वर्धक का मतलब होता है ज्यादा करने वाले, यानी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले, सक्रियता को क्या करते हैं? सक्रियता को बढ़ाने वाले। और ये क्या करते हैं? कम करते हैं। तो बढ़ाने वालों को बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे मान लीजिए N2+3H2 अमोनिया जो बन रही है, इसमें अपन ये डालते हैं एमओ एपी के साथ में, ये हो गया 2NH3। तो ये जो विक्रिया हो रही है यहाँ पे दोनों क्रिया कारक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अमोनिया का उत्पादन हो रहा है। अभिक्रिया कौन सी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो Fe डाला गया लोहा क्या काम कर रहा है? उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। परंतु अपन जिस स्पीड से क्रिया चाह रहे हैं उस स्पीड से क्रिया नहीं हो रही है, तो हमने क्या किया? एमओ डाल दिया। एमओ क्या करेगा? यहाँ पे लोहे आयरन की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक वर्धक के नाम से जानेंगे। यानी एमओ यहाँ पे क्या हो गया? उत्प्रेरक वर्धक हो गया। इसी प्रकार जैसे वनस्पति जो तेल है उसकी क्रिया आप O2 से करवाते हो, Na डालते हो, उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्या प्राप्त होता है? वनस्पति घी प्राप्त होता है। परंतु अभिक्रिया तेजी से हो इसके लिए अपन इसमें क्या करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में जो है कॉपर का पाउडर डाल देते हैं। कॉपर का बुरा यहाँ पे डाला जा सकता है, क्योंकि उत्प्रेरक जो होता है वर्धक, यानी उत्प्रेरक अभिक्रिया के बाद वैसे प्राप्त होंगे। तो Cu क्या करता है? यहाँ पे Na की क्रियाशीलता को क्या करता है? बढ़ाने का कार्य करता है। तो ऐसे पदार्थों को अपन बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जैसे मान लीजिए 2 बच्चे हैं, आपस में कोई बात को लेकर विवाद हो गया और लड़ने की स्थिति में है। तीसरे बच्चे ने, जैसे मान लो राम और श्याम 2 बच्चे हैं, उनमें गर्माहट सी हो गई और मोहन नाम का बच्चा वो चाहता है कि लड़ाई करिए, तो वो क्या करता है? उनको लड़ाने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब उत्प्रेरक हो गया। परंतु मोहन से उतना काम बैठ ले रहा है, तो एक तीसरा चौथा बच्चा आ गया अमन मान लीजिए, वो क्या करता है? उन दोनों से राम और श्याम से तो बोलता ही नहीं है, परंतु मोहन का साथ दोस्त है तो वो क्या करेगा? मोहन को तैयार करेगा लड़ाने के लिए। किस प्रकार से इनको इससे बताओ कि लड़ाई करे। इसका मतलब यहाँ पे जो अमन है वो किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा था। तो मोहन की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, यानी 2 बच्चे लड़ रहे, तीसरा लड़वा रहा है, चौथा जो है वो क्या कर रहा है? जो तीसरा बच्चा जो लड़वाने का काम करवा रहा है उसको तेज कर रहे। इसका मतलब वो क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक वर्धक कहलाएगा। इसी प्रकार है उत्प्रेरक विष। विष का मतलब होता है क्रियाशीलता को कम करने वाला, अर्थात वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे एमओ की जगह पे दी मान लो CO डाल दे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यदि यहाँ पे भेजी जाए तो ये क्या करेगी? यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को धीमा कर देगी, यानी Fe की क्रियाशीलता को रोकने का काम करेगी। Fe की क्रियाशीलता को क्या करेगी? यहाँ पे कम करेगी। तो यहाँ पे CO किसका कार्य कर रही है? उत्प्रेरक विष का कार्य कर रही है। उत्प्रेरक विष का मतलब वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करने का काम करते हैं उनको बोलते हैं उत्प्रेरक विष के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पे CO किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है। उसके बाद में आती है उत्प्रेरक की विशेषताएं।
उत्प्रेरक की विशेषताएं या गुण। उत्प्रेरक अलग अलग रासायनिक क्रियाओं के लिए अलग अलग होते, इसका मतलब सब क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक समान नहीं होते। दूसरा, उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकती है, इसका मतलब इनकी ज्यादा मात्रा डालने की हमें आवश्यकता नहीं होती। उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, इसका मतलब अभिक्रिया पहले से स्टार्ट होनी चाहिए। अभिक्रिया पहले से हो रही है तो उसके वेग में परिवर्तन लाने का वो काम कर सकते हैं, वेग को कम या ज्यादा कर सकते हैं, परंतु ये नहीं कि अभिक्रिया को स्टार्ट ही करवा दो, स्टार्ट करवाने का कार्य नहीं करते। इसी प्रकार समव्यवस्था यानी क्रिया कारकों से क्रियाफल और क्रियाफलों से वापस जो क्रिया कारक बनते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया की जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं डालते, अर्थात अभिक्रिया की जो अग्र और प्रतीप अभिक्रिया उन पर प्रभाव नहीं होगा, केवल वो अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा करने का कार्य करेंगे। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक निश्चित ताप पर या निश्चित जो मात्रा है उसके हिसाब से अपन उत्प्रेरक को काम में लेंगे, उनकी क्रियाशीलता उसी हिसाब से क्या होगी आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब उत्प्रेरक की कुछ विशेषताएं होंगी जिनका हमें क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। यह पार्ट आपका लगभग हो चुका है कंप्लीट। इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों के बारे में अपन ने पीछे जानकारी ली थी, कुछ प्रश्न तो छोटे हैं, पीडीएफ के रूप में आपके पास भेजे जाएंगे, उनको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये पार्ट आपका कंप्लीट है, हो चुका है। ओके।